अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जिसके प्रोडक्ट इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और ग्लोबल आउटडोर ब्रांड्स तक पहुंचते हैं, जिसके पास 1000 से ज्यादा इंजीनियर्ड फैब्रिक एसक्यूएस है और जो सिर्फ फैब्रिक ही नहीं बनाती बल्कि पैराशूट सिस्टम, स्टील एंड मटेरियल और कंप्लीट डिफेंस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ग्रे मार्केट में आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन यही एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कंपनी अपना आईपीओ प्रीमियम वैल्यूएशंस पर लेकर आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या पीयर्स के कंपैरिजन में इसके स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो और क्वालिटी बिजनेस इस प्रीमियम वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करता है, या फिर इन्वेस्टर सिर्फ डिफेंस थीम और जीएमपी देखकर एक्साइटमेंट में अप्लाई करें। अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई होता है तो यह आईपीओ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, लेकिन अगर वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकलता है तो लिस्टिंग के बाद रिटर्न प्रेशर बन सकता है। तो आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कुसुमगर लिमिटेड आईपीओ एक हिडन जेम है या फिर प्रीमियम वैल्यूएशंस की वजह से रिस्क रिवॉर्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, रिस्क, फाइनेंशियल क्वालिटी के साथ साथ वैल्यूएशन और सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और अगर आप स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़ी जेन्युइन रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट से पहले सही एनालिसिस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी इंट्रोडक्शन से। कुसुमगर लिमिटेड की शुरुआत 1990 में हुई थी। कंपनी इंजीनियर्ड सिंथेटिक फैब्रिक बनाती है जो नॉर्मल टेक्सटाइल प्रोडक्ट नहीं होते। ये हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक होते हैं जो स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेनली पॉलीमेड और पॉलिस्टर फिल्मेंट पर बेस्ड होते हैं और पॉलीयूरेथेन कोटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। पिछले कई सालों में कंपनी ने 1000 से भी ज्यादा यूनिक फैब्रिक वेरिएंट्स यानी एसक्यूएस डेवलप किए हैं। ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि कस्टमाइज इंजीनियरिंग फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां एंट्री बैरियर भी काफी हाई होते हैं। आप समझते हैं हम इस कंपनी का पैसे कैसे कमाती है। कंपनी का बिजनेस 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर आता है एरोस्पेस एंड डिफेंस फैब्रिक। ये कंपनी का सबसे प्रीमियम सेगमेंट है। यहाँ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मिलिट्री पैराशूट फैब्रिक, टेक्टिकल क्लॉथिंग फैब्रिक, स्पेशलिटी मिलिट्री गियर, स्टैटिक मटेरियल्स, रैपिड डिप्लॉयमेंट सिस्टम के लिए फैब्रिक्स। ये प्रोडक्ट स्ट्रिक्ट डिफेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। नंबर 2 पर आता है एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। कंपनी कंप्लीट डिफेंस प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे कंप्लीट पैराशूट सिस्टम, कैमोफ्लैग नेट्स, डिप्लॉयबल शेल्टर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। नंबर 3 पर आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव फैब्रिक्स। कंपनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी इंजीनियरिंग फैब्रिक्स बनाती है, जिसमें प्रोडक्ट इंक्लूडेड है ऑटोमोटिव फैब्रिक्स, एडेसिव टैब्स, मैकेनिकल रबर गुड्स यानी एमआरजी, इन्फ्लेटेबल एप्लीकेशंस, कस्टम इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। और नंबर 4 पर आता है आउटडोर एंड लाइफस्टाइल फैब्रिक। कंपनी ग्लोबल आउटडोर ब्रांड्स के लिए भी फैब्रिक सप्लाई करती है। इसमें शामिल है एक्टिव वेयर, रेन वेयर, विंटर वेयर, बैकपैक्स, लगेज और टेंट्स के साथ साथ स्लीपिंग बैग्स। ये सेगमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिमांड का बेनिफिट लेता है। अब जल्दी से बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की, जहां पर कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस फैब्रिक से 48.06%, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशन से 28.81%, जबकि इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव से 14.63% और आउटडोर एंड लाइफस्टाइल से 7.39% रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि अदर सेल से 1.11% का रेवेन्यू आता है। अगर कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टॉप 1 कस्टमर से कंपनी का 28.90% रेवेन्यू आता है, तो टॉप 5 कस्टमर से 74.22%। तो वहीं टॉप 10 कस्टमर पर कंपनी की डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है, वहाँ से 84.69% का रेवेन्यू आता है, जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं कंपनी की ज्योग्राफिकली रेवेन्यू की। इंडिया से 76.78% रेवेन्यू आता है, तो वहीं आउटसाइड इंडिया से 23.22% रेवेन्यू आता है, जिसमें अगर इसको बाइफरकेट करें तो यूएसए से 8.82%, यूरोप से
7.94%, जर्मनी से 5.24% और अदर कंट्रीज से 6.46% का रेवेन्यू आता है। अब अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो इसका इनकॉर्पोरेशन 1990 में हुआ था। मोर देन 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1000 प्लस इंजीनियर्ड फैब्रिक SQS है। हाई एंट्री बैरियर बिजनेस में है। टेक्सटाइल कंपनी का काम और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा। 2077 एम्प्लॉयज, डिफेंस से लेकर ग्लोबल लाइफस्टाइल मार्केट तक प्रेजेंस। ये प्रोफाइल कंपनी को ट्रेडिशनल टेक्सटाइल कंपनी से अलग बनाता। अब सवाल आता है कंपनी के क्लाइंट कौन है। कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल और आउटडोर सेक्टर के कस्टमर को सर्व करती है। इसके प्रोडक्ट का यूज होता है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में, एरोस्पेस इकोसिस्टम में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर, ऑटोमोटिव कंपनीज, आउटडोर गियर ब्रांड्स, एक्टिव वेयर मैन्युफैक्चरर्स और लगेज कंपनीज। अगर हम कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर देखने को मिलते हैं, जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस अपॉर्चुनिटी, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स और फिनिश गुड्स। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की। 8 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 10 जुलाई तक ओपन रहेगा। 14 जुलाई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ₹1 फेस वैल्यू, 398 से ₹419 का प्राइस बेट। 650 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा OFS होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होने वाली, यानी मेन बोर्ड आईपीओ है, जहां पर आपको मिनिमम 35 शेयर्स के लिए ₹14,665 के लिए अप्लाई करना हो। अब बात करते हैं कंपनी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां असेट में लगातार मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 584.74 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 905.07 करोड़ हो गई, जो कंपनी के एक्सपांशन को दर्शाता है। टोटल अगर इनकम की बात करें तो FY25 में 790.21 करोड़ तक पहुंची, लेकिन FY26 में घटकर 711.78 करोड़ रही, यानी पिछले साल के मुकाबले रिवेन्यू में कुछ दबाव देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY24 में 84.40 करोड़ से बढ़ के FY25 में 111.99 करोड़ हुआ, लेकिन FY26 में थोड़ा घटकर 98.20 करोड़ हुआ। इसके बावजूद प्रॉफिट FY24 से बेहतर है। EBITDA लगभग स्थिर है। FY25 में 188.39 करोड़ था, जो FY26 में 187.85 करोड़, जिससे पता चलता है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत बनी हुई है। नेटवर्थ में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, जहां FY24 में 140.36 करोड़ से बढ़ के FY26 में 502.95 करोड़ हो गई है, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो FY26 तक 491.05 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिससे कंपनी के बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई देती है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो FY25 में 246.50 करोड़ से बढ़ के FY26 में 223.58 करोड़ रह गई। अब बात आती है कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियो पर नजर डालें तो ROE 25.84%, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के निवेश पर शानदार रिटर्न जनरेट कर रही है। ROC 24.76% भी बेहतरीन है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी का प्रभावी तरीके से उपयोग कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.44 कम है, यानी कंपनी पर कर्ज का बोझ नियंत्रित है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.82% है, जो मजबूत स्तर पर है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ पर अच्छे रिटर्न को दर्शाता है। पेट मार्जिन 13.80% बताता है कि हर 100 रुपये की सेल्स पर कंपनी लगभग ₹13.80 का प्रॉफिट जनरेट करती है, जो एक अच्छा मार्जिन माना जाता है। EBITDA मार्जिन 27.15%, जो काफ़ी मजबूत है, जिससे कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी नज़र आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.45 का है, यानी आईपीओ का वैल्यूएशन बुक वैल्यू की तुलना में काफ़ी प्रीमियम पर रखा गया। EPS 9.35 का है। प्री आईपीओ जो पोस्ट आईपीओ दोनों में समान है, जिससे संकेत मिलता है कि इशू तत्काल EPS डाइल्यूट नहीं कर रहा है। पी रेशियो 44.8 का है, जो काफ़ी हाई नज़र आता है, जो प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो फंडामेंटली कंपनी मजबूत दिखाई देती है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, डेब्ट कम है और मार्जिन भी मजबूत है। हालांकि आईपीओ का वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम साइड पर नजर आता है। अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन, जहां पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.82% के साथ कुसुम गर लिमिटेड सभी पीयर से बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। हालांकि पीई 44.8 है और पीबी 8.45 का, जो कंपनी के कॉम्पिटिटर के सामने प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाते हैं। EPS 9.31 पीयर से कम है, लेकिन मार्केट कंपनी को मजबूत ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रीमियम दे रहा है।
ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन आईपीओ का वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम साइड पर नजर आता है। अब अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव्स देखें तो 35 ईयर का एक्सपीरियंस, 1000+ इंजीनियर फैब्रिक पोर्टफोलियो, हाई एंट्री बैरियर बिजनेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोजर, एरोस्पेस अपॉर्चुनिटी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफाइड एंड यूजर इंडस्ट्री, सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस एक्सपांशन। बात करते हैं नेगेटिव की, तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, एक्सपोर्ट डिमांड अनसर्टेनिटी, स्पेशलाइज्ड बिजनेस होने के कारण कंटिन्यूस इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले फंड का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 39.62% की एक दमदार डिमांड देखने को मिल रही है, जो दर्शाता है कि इस मार्केट में इस कंपनी के आईपीओ के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जहां पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। ये कंपनी हल्की प्रीमियम वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं और डेब्ट अंडर कंट्रोल। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपनी। ये कंपनी अपने पीयर्स के सामने हल्की प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही, लेकिन इसके रिटर्न रेशो उसे जस्टिफाई करते हैं। नंबर 4 पर आती है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट में करीब 39% के आसपास की एक दमदार डिमांड देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है और इस कंपनी को ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, बिजनेस स्ट्रॉन्ग, ग्रे मार्केट की प्रीमियम स्ट्रॉन्ग, इसलिए इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी निवेश का डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में अप्लाई या फिर अवॉइड टाइप करके जरूर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।